अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए संसद में पीएम मोदी ने कच्चातीवू द्वीप का जिक्र किया। द्वीप ऐतिहासिक तौर से तमिलनाडु का हिस्सा था, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसे श्रीलंका को सौंप दिया गया। श्रीलंका को सौंपे जाने के कारण भारत को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये हम आपको इसी वीडियो में आगे समझाएंगे। लेकिन कच्चातीवू इकलौता उदाहरण नहीं है जो कि कांग्रेस के पूर्व के शासनकालों में की गई ऐतिहासिक गलतियों में से हो। एक ऐसा ही ब्लंडर पंडित नेहरू के शासनकाल में भी हुआ। वो क्या था और कच्चातीवू की क्या कहानी है, ये हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं कच्चातीवू द्वीप की। पीएम मोदी ने इस द्वीप का जिक्र कर मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है। लोगों में भी इस बात को लेकर सवाल है कि आखिर ये मुद्दा अचानक से कैसे पीएम मोदी के भाषण में आ गया। आप मोदी का ये बयान सुनिए। ये कच्चातीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्चातीवू वापस ले आइए। एक कच्चातीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। दरअसल श्रीलंका और रामेश्वरम यानी कि भारत के दक्षिणी छोर के बीच कच्चातीवू द्वीप है। इसके गूगल मैप पर भी देखा जा सकता है। इस द्वीप को भारत ने साल 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को दे दिया था। 74 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीभावो भंडारनायके के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और ये द्वीप श्रीलंका का हो गया। फिर आया साल 1991। तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया और इस द्वीप को वापस लेने की मांग तेज हो गई। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक भारत और श्रीलंका के बीच साल 1974 और 76 के बीच किए गए समझौते के तहत ये द्वीप श्रीलंका के हिस्से में पड़ता है। मामला अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट में है। श्रीलंका ने भारतीयों को बिना किसी वीजा के धार्मिक प्रयोजन से द्वीप पर आने की छूट दे रखी है। साल 2014 में मामला मद्रास हाई कोर्ट में भी गया था। विदेश मंत्रालय ने हलफनामा दिया कि यह मामला सुलझ चुका है और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में जाने का भारतीय मछुआरों को कोई हक नहीं है। अब आपको एक बड़ी समस्या हम बताते हैं। आपने अक्सर ये खबरें सुनी या देखी होंगी कि भारतीय मछुआरों को कई मौकों पर श्रीलंका की नेवी गिरफ्तार कर लेती है। कई बार उन्हें जेल में भी डाला गया। ये तमिल मछुआरों के लिए बड़ी समस्याओं में से एक है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कच्चातीवू का इस्तेमाल भारत और श्रीलंका के मछुआरे दोनों करते थे। एलटीटी के समय श्रीलंका सरकार ने अपने मछुआरों को सैन्य ऑपरेशन के चलते जल क्षेत्र में जाने से रोका। भारतीय मछुआरों के लिए ये एक बढ़िया मौका था। साल 2009 में श्रीलंका ने पाक स्ट्रेट में समुद्री सीमा की कड़ी निगरानी फिर शुरू कर दी। उनकी मंशा ये थी कि तमिल विद्रोही देश में वापस न लौट सके। साल 2010 में युद्ध खत्म होने के बाद श्रीलंका मछुआरे फिर से इस क्षेत्र में आने लगे और इस भूभाग पर दावा भी ठोकने लगे। ये जगह रामेश्वरम से उत्तर पूर्व की दिशा में करीब 10 मील की दूरी पर पड़ती है। इसका इस्तेमाल भारतीय मछुआरे अपने नेट्स को सुखाने, मछली पकड़ने और कई बार आराम करने के लिए भी करते थे। लेकिन बॉर्डर पर गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और श्रीलंका प्रशासन ने कहा कि वो अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के साथ ही श्रीलंकाई मछुआरों की आजीविका को भी सुरक्षित कर रहे हैं। मछुआरों की समस्या वाला एंगल बेहद गंभीर है। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया और कच्चातीवू द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की अपील कर दी। जयललिता सरकार का यह आरोप था कि श्रीलंका को कच्चातीवू गिफ्ट में दे देना असंवैधानिक है। इसके बाद साल 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार आई तो जयललिता ने फिर से अपील की थी कि वो अपने देश के मछुआरों के हित में इस द्वीप को वापस हासिल करने के लिए कदम उठाएं। आपको बता देते हैं कि आखिर ये कच्चातीवू इतना खास क्यों है। दरअसल कच्चातीवू पाक स्ट्रेट, जिसे हिंदी में जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, वो समुद्री तट से दूर एक निर्जन द्वीप है। पुराने इतिहास को खंगाले तो पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यह द्वीप बना था। ब्रिटिश शासन के दौरान 285 एकड़ की भूमि भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते थे। कच्चातीवू द्वीप रामनाथपुरम के राजा के अधीन हुआ करता था और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा भी बना। 1921 में भारत और श्रीलंका
दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस भूमि पर अपना अपना दावा किया और ये विवाद अनसुलझा ही रहा। आजादी के बाद भारत ने पहले के विवाद को सुलझाने की कोशिशें भी की। दोनों देशों के मछुआरे काफी समय से बिना किसी विवाद के एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे, लेकिन ये विवाद 1974 और 76 के बाद उठा जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा निर्धारित हो गई। अब ये श्रीलंका का हिस्सा है और भारतीय मछुआरे ज्यादा मछलियां पकड़ने के लालच में सीमा का ध्यान नहीं रख पाते और श्रीलंकन नेवी के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये कहानी थी कच्चा तीवू द्वीप की। ये तो हुआ भारत के दक्षिणी छोर का। अब आपको पश्चिमी छोर का भी ब्लंडर बताते हैं। अब ग्वादर का किस्सा भी सुन लीजिए। साल 1947 में कांग्रेस के नेता जो थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बलूचिस्तान एक आजाद देश है। एक समस्या ये भी थी कि कांग्रेस जिस आजादी की मांग कर रही थी उसमें अंग्रेजों को भारत से जाना जरूरी था। कांग्रेस के कई नेता ये भी मानते थे कि भारत की आजादी के बाद बलूचिस्तान शायद ही एक आजाद राष्ट्र बनकर रह सके। इसके लिए उन्हें अंग्रेजों का साथ चाहिए होगा, जो कांग्रेस को स्वीकार नहीं था। मार्च 1948 में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ। उसमें खुदादाद खान इस बात को लेकर तैयार थे कि बलूचिस्तान का भारत में विलय कर दिया जाए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको नकार दिया। भारत सरकार के इस रवैये से खान को गहरा धक्का लगा और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान के साथ संधि करने के लिए बातचीत की पेशकश कर दी। हालांकि बाद में पंडित नेहरू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई सारी बातों से पल्ला भी झाड़ लिया। नेहरू ने इस पूरी खबर को मनगढ़ंत और झूठा बताया था, लेकिन नेहरू जी को ये नहीं पता था कि ये उनकी कितनी बड़ी भूल हो सकती है जो भविष्य में भारत के लिए खतरा पैदा कर सकती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसका 760 किलोमीटर लंबा समुद्री तट पाकिस्तान के कुल समुद्री तट का 2/3 है। बलूचिस्तान के ही तट पर पाकिस्तान के 3 नौसैनिक ठिकाने हैं। ग्वादर इनमें से एक है और ग्वादर अपना रणनीतिक महत्व रखता है। इसके महत्व को जानते हुए ही चीन ने आर्थिक गलियारे यानी सीपैक पर $60 अरब खर्च करने की योजना को जमीनी हकीकत दी थी। इस इलाके में तांबा, सोना, यूरेनियम बहुतायत मात्रा में है। इसके अलावा इसी के करीब चगाई में ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर भी है। इसी इलाके में कभी अमेरिका का सैन्य ठिकाना भी हुआ करता था। अरब सागर में चीन का दखल नहीं था, लेकिन सीपैक कॉरिडोर बनने के बाद और ग्वादर पोर्ट को उसके साथ जोड़ने के बाद चीन का सीधा दखल अरब सागर में होगा। यह भारत के लिए व्यापार और सुरक्षा दोनों लिहाज से अलार्मिंग था। साल 2003 में अटल जी की सरकार में चाबहार समझौते की शुरुआत हुई। मनमोहन सरकार में भी इसे लेकर सुगबुगाहट हुई, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार में इसे प्रायोरिटी पर लिया और इसके लिए काम तेजी से शुरू हुआ। चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके इस्तेमाल से भारत बगैर पाकिस्तान गए ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया तक जा सकता है। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक तौर पर उपयोगी है। यह फारस की खाड़ी के बाहर है और भारत के पश्चिमी तट पर है और भारत के पश्चिमी तट से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही चीन की समुद्र में काट निकालने के लिए मोदी सरकार ने चाबहार समझौते को किया। अगर पंडित नेहरू बलूचिस्तान को भारत का हिस्सा बना लेते तो आज चीन ग्वादर के सीपैक पर काम नहीं कर रहा होता। ये वो दो ऐतिहासिक भूलें हैं कांग्रेस की जिसका जिक्र हमने आज किया। ऐसी ही तमाम वीडियोस और जानकारियों के लिए आप देखते रहें टाइम्स नाउ भारत। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक या ट्विटर पर अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो हमारा पेज फॉलो करें।